हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल मिस्टर स्टडी रूम में। हम लोग ने काफ़ी लंबा छुट्टी दे दिया है। इसमें दिवाली पूजा था और छठ पूजा था, इससे छुट्टी हो गया है। हम लोग ने, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, हम लोग ग्लैंड चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। आज हम लोग पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पाचन तंत्र ये बायोलॉजी का बहुत ही लंबा टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो कम से कम ये 3 दिन यानी कि 3 सेशन में टॉपिक खत्म आपका हो जाएगा। पाचन तंत्र, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, हर साल बनते हैं, 2 या 3 हर साल क्वेश्चन इससे बनते हैं बायोलॉजी में, ठीक है ना। तो ये पाचन तंत्र पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाचन तंत्र यानी पाचन होता क्या है, बायोलॉजी में पाचन होता क्या है, पाचन का मतलब क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं, पहले एक होता है स्वकोशी। अब ये क्या है, देखिए स्वकोशी क्या होता है। देखिए वैसा जीव, मतलब जीव नहीं सॉरी, वैसा चीज जो अपने आप यानी कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो, यानी कि जो खुद पे निर्भर हो, इसे कहते हैं स्वपोषी। जैसे में आलू हो गया, गन्ना हो गया, प्याज हो गया, ये खुद पे निर्भर रहता है, ठीक है ना। तो इसे हम स्वपोषी कहेंगे, ठीक है। आयक होता है परपोषी। देखिए स्वपोषी कैसे कहते हैं, जो खुद पर निर्भर हो, ठीक है। आयक होता है परपोषी। देखिए परपोषी क्या है, ये स्वपोषी पर ही निर्भर रहता है या अन्यथा किसी और चीज़ पर। जैसे हम लोग मांस खाते हैं, ठीक है, तो हम लोग किस पर निर्भर है, मुर्गा पे। हम लोग अंडा खाते हैं तो मुर्गा का बच्चा पर निर्भर है, ठीक है ना। वैसे ही परपोषी में, परपोषी बता रहे हैं, जैसे हम लोग आलू खाएं, ठीक है, आलू खाते हैं तो ये हम लोग प्रकृति पर निर्भर है। क्या है, लोग प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग परपोषी हैं। परपोषी उसे कहते हैं जो हम दूसरा पे निर्भर रहे, उसे कहते हैं परपोषी। और स्वपोषी किसे कहते हैं, जो खुद पर निर्भर हो, जो खुद पर, जैसे प्रकृति। अब देखिए साइंटिस्ट इतना आगे तो नहीं है, एक मशीन है उसमें डाले हम पानी या आटा, वो हमको बना दे कुछ सामान, है ना, ऐसा तो नहीं ना है। तो स्वपोषी वो प्रकृति देता है और परपोषी वो हम लोग लेते हैं दूसरा से। स्वपोषी क्या है, जो प्रकृति के बिना स्वपोषी हम लोग नहीं ले सकते हैं, समझे। आखिर प्रकृति नहीं रहेगा तो हम लोग स्वपोषी का उत्पन्न हम लोग नहीं कर सकते। आलू ऐसा तो ना है कि आलू आर्टिफिशियल आता है, बाजार गए आ जाके आलू ले लिए, ऐसा नहीं होता। हम लोग खेत से निकालते हैं आलू। गन्ना हो गया, प्याज हो गया, तो वो स्वपोषी में आता है। हम लोग आलू खाते हैं, हम लोग मांस खाते हैं, अन्यथा और कुछ भी खाते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहता है, जो दूसरे पर निर्भर हो, इसे कहेंगे परपोषी। देखिए स्वपोषी परपोषी हो गया। अब थोड़ा स्वपोषी को समझ जाते हैं। स्वपोषी में आता है कौन कौन, जैसे में देखिए हरित शैवाल, एक आता है साइनोबैक्टीरिया, एक आता है आयरन बैक्टीरिया। अब देखिए आयरन क्या है, आयरन बैक्टीरिया। देखिए ये जो है ना, ये रासायनिक रूप से होता है। क्या होता है, ये रासायनिक केमिकल से उत्पन्न होता है। और बाकी ये सब प्राकृतिक, यानी कि ये सब जो है साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है, प्रकृति है। ये हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये रासायनिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। बाकी सब क्या है, प्राकृतिक थी। तो हम लोग ये प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये हरित शैवाल हो गया, ये साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये आयरन बैक्टीरिया, ये रासायनिक बैक्टीरिया है, बाकी सब प्राकृतिक बैक्टीरिया। तो हम लोग स्वपोषी के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन हम लोग टॉपिक का पाचन तंत्र, लेकिन इससे पहले हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी था। देखिए स्वपोषी हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, परपोषी के बारे में। परपोषी, देखिए परपोषी भी होती है बहुत प्रकार का। एक होता है सहकारी। क्या होता है, शाकाहारी। ये शाकाहारी होता है वो मर जाएगा, क्या, वो मर जाएगा, लेकिन मांस नहीं खाएगा, उसे कहते हैं शाकाहारी। ये जो देखिए शाकाहारी मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाएगा। इसमें क्या कौन आता है, हमारा फर्स्ट में आता है गाय, बकरी, और भी जो होता है
हाथी, ये मर जाएगा लेकिन क्या क्या नहीं खाएगा, मांस नहीं खाएगा। ये फर्स्ट शाकाहारी होता है। सेकेंड क्या है, एक होता है मांसाहारी, या मर जाएगा लेकिन शाकाहारी भोजन नहीं करेगा। जैसे में क्या, शेर, आप कभी देखो वो शेर को घास खाते हुए, शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, ठीक है ना। शेर हो गया और भी चीज़ हो गया, जानवर से, ठीक है ना। ये क्या होता है, मांसाहारी। हम लोग इंसान जो है वो मांसाहारी में नहीं आते, हम लोग आते हैं सर्वाहारी में, क्योंकि ऐसा सब इंसान थोड़ी ना मांस खाता है। तो देखिए मांसाहारी क्या है, ये मर जाएगा लेकिन ये क्या नहीं खाएगा, शाकाहारी भोजन नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा शाकाहारी भोजन। जैसे चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, सियार हो गया, ये सब क्या होता है, मांसाहारी भोजन है, ठीक है ना। अब देखिए एक है सर्वाहारी। यह वह होता है जो मांस और शाकाहारी भोजन दोनों करता है। जैसे में कुत्ता, मनुष्य, ये देखिए कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, ये क्या है, ये सर्वाहारी है। ये क्या है, सर्वाहारी है, जो मांस भी खाएगा और शाकाहारी भोजन भी करेगा, शाकाहारी भोजन भी करेगा। अब एक नरभक्षी। अब ये क्या है, देखिए नरभक्षी क्या है, वो अपने ही जाति वाला को खा जाता है, अपने ही जाति वाला को वो खा जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग नरभक्षी। ये क्या होता है, या अपनी, या वह जीव है जो अपने ही जाति वाले को खा जाए। जैसे में आप सांप देखे होंगे, सांप देखे होंगे, बिल्ली देखे होंगे, कभी कभी अपने बच्चों को खा जाते हैं। ऐसे हमारे आदमी में भी ऐसा होता है, मनुष्य में भी कुछ लोग ऐसा होता है। जैसे अफ्रीका में देखिए जाके आप, अफ्रीका में वहाँ पे आदमी का खून पी जाता है। आप चल रही है अंडमान निकोबार में, वहाँ भी ऐसा ऐसा आदमी है, वो आदमी को ही खा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नरभक्षी है। बायोलॉजी में नरभक्षी को मतलब यह होता है कि हम उसके प्रति निर्भर हैं। क्या है, हम अपने जाति के प्रति निर्भर है, उसे कहते हैं हम लोग नरभक्षी। या वह जीव होता है जो अपनी जाति वाले को खा जाए, वो होता है नरभक्षी। अब एक और है, एक है लास्ट, यह है मलभोजी। मलभोजी क्या है, यह वह जीव होता है, यह वह जीव होता है जो एक दूसरे को मल खाते, एक दूसरे को मल, मल। जैसे में कुत्ता हो गया, सुअर हो गया, ये क्या है, ये वह जीव है जो एक दूसरे को मल खाते हैं। ये मल पे ही खाते हैं, क्या कहते हैं, मल। कुत्ता को आप देखिएगा वो एक दूसरे को मल खाएगा, सुअर भी देखिएगा वो एक दूसरे को क्या खाएगा, मल खाता है। कुत्ता और सुअर वह एक दूसरे को मल खाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मल भोजी। ये हम लोग कुछ परपोषी के बारे में जाने हैं, और स्वपोषी के बारे में आपको पहले हम बता चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, आते हैं पाचन तंत्र के बारे में बिल्कुल विस्तार रूप से। ये कुछ बताना बहुत जरूरी था पाचन क्रिया शुरू करने से पहले। अब देखिए पाचन तंत्र, इसमें देखिए आता है मुख। क्या आता है, पहले मुंह। देखिए मुंह में क्या आता है, दो, एक हमारा आ जाएगा मुख, एक हमारा आ जाएगा, देखिए दांत, जीभ और ग्रंथि, ये हमारा मुख गुहा में आता है, जो पाचन क्रिया में बहुत ही सहायता करता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं जीभ के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से। ये देखिए ये हमारा जीभ है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं टॉन्सिल। क्या बोलते हैं इसे, इसे टॉन्सिल बोलते हैं, इसे टॉन्सिल बोलते हैं। इसमें WBC रहता है, WBC
रहता है, ठीक है ना। टॉन्सिल जब ये विषाणुओं के द्वारा संक्रमित होता है, जब ये विषाणुओं द्वारा संक्रमित होता है तो ये सूज जाता है क्या, तो हमें पानी पीने में, खाना खाने में या निगलने में बहुत सी तकलीफ देता है, ठीक है ना। तो ये टॉन्सिल जब विषाणुओं के द्वारा क्या होता है, संक्रमित होता है, तो हमें निगलने में बहुत ही दिक्कत होता है। देखिए ये जीभ, ये बहुत ही प्राकृतिक व्यवस्था से हम लोग का भगवान ने बनाया है। देखिए ये जो आगे वाला भाग है जीभ का, ये जो आगे वाला भाग है ये मीठा होता है। ये क्या होता है, मीठा। जीभ का आगे भाग जो होता है वो मीठा होता है, और ये जो पीछे वाला भाग है जीभ का ये कड़वा होता है, और ये साइड साइड है ये खट्टा और मीठा होता है, खट्टा और मीठा होता है। इसीलिए देखिए प्रकृति में हम लोग पहले बोलता है, पहले किसी आदमी से आप मीठा बोलिए, फिर खट्टा मीठा बोलिए, लास्ट में कड़वा बोलिए। किसी को आप डायरेक्ट कड़वा मत बोलिए, ठीक है ना। किसी को आप डायरेक्ट भी कड़वा नहीं बोलिए, पहले मीठा बोलिए। ये प्रकृति हम लोग शुरू से दिया हुआ है। तो जीभ का आगे भाग क्या होता है, मीठा, लास्ट भाग क्या होता है, कड़वा। ये बगल में जो साइड है ये क्या होता है, खट्टा और मीठा। और यहाँ पर जो होता है ये जो भाग है यहाँ पर होता है नो टेस्ट। क्या होता है, नो टेस्ट। जैसे जैसे हम लोग बड़ा होंगे हम लोग का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। आप हम लोग के दादा दादी देखिएगा कि आप खाने में टेस्ट ही नहीं रहा, उसका जो उनका जो टेस्ट है ना वो क्या हो गया, वो समाप्त हो चुका है। तो बोलता है कि ख़त्म हो गया। आखिर उनको टेस्ट लाना है तो उनको बहुत ही मीठा चीज़ पिलाइए या कड़वा चीज़ पिलाइए, तो उनका टेस्ट कि हाँ हमको टेस्ट लगा मीठा चीज़ पीने से। आखिर जिनका टेस्ट खत्म हो गया ना उनको बहुत ही मीठा पिलाइए या कड़वा पिलाइए या खट्टा खाइए, उनका टेस्ट हल्का हल्का आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जैसे हम लोग बूढ़ा होते थे हम लोग का ये जो है ना ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। अब बोलिएगा कि तीखा, देखिए हम लोग का जीभ में तीखा नहीं होता है, याद रखिएगा, तीखा होता ही नहीं है। तीखा क्या होता है, जब हम लोग कुछ खाते ना तीखा तो हम लोग कोशिका जो है, सॉरी देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, हाँ तीखा नहीं होता। हम लोग जो कोशिका जो है ना, कोशिका ये जलने लगता है। क्या होता है, जलन धीमी होती है इसकी। इसीलिए जब हम लोग को बहुत तीखा लगता है तो हम लोग पानी पीजिए, ना कि आप चीनी खाइए। क्योंकि देखिए चीनी खाने से थोड़ा सा आपको लगेगा कि राहत, लेकिन फिर वो आग को और जल्दी बढ़ा देगा। तो देखिए कभी भी हम लोग को तीखा लगे ना तो हम लोग क्या कीजिए, वाटर पीजिए, यानी कि जल पीजिए, जिससे आपका तीखापन खत्म हो जाएगा, जलन खत्म हो जाएगा। जैसे आपका घाव है यहाँ पे, ठीक है ना, आप गलती से यहाँ पे नमक छिड़क दीजिए तो वैसा ही आपका महसूस होगा जिस समय आपको तीखा समय खाने से हुआ था महसूस। तो देखिए ये आपका जीभ के बारे में है। आगे मीठा होता है, पीछे कड़वा होता है या खट्टा मीठा होता है, बीच में होता है नो टेस्ट, तीखा नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा तीखा नहीं होता है, तीखा नहीं होता है। चलिए हम लोग जीभ के बारे में पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग दांत के बारे में। देखिए दांत के बारे में पढ़ने से पहले कुछ एक मिनट रुकिए जरा। चलिए हम लोग पहले एक दांत को ले लेते हैं, ठीक है ना। दांत के जो ये परत होता है, ये परत जो है इसे कहते हैं इनामेल, इनामेल। और ये जो अंदर वाला है इसे कहते हैं हम लोग डेंटाइन। देखिए ये इनामेल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, पूरा बॉडी का क्या है, सबसे कठोर भाग होता है। पूरा बॉडी क्या है, सबसे कठोर भाग, पूरा बॉडी क्या है, ये सबसे कठोर भाग। जब हम लोग कोई चीज़ खट्टा खाते हैं ना, बहुत खट्टा खाए, बहुत चित्ता खाए, तो ये क्या है, धीरे धीरे इनामेल जो है ज़्यादा अम्लीय खाने से ये इनामेल जो परत है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनामेल पतला हो जाएगा। तो जब हम लोग जब पतला हो जाएगा तो हम लोग जब कुछ खाते हैं ना, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, लगता है कि दांत में क्या आता है, झंझनाहट आता है। तो इनामेल पतला होने से ही क्या आता है, हम लोग को झंझनाहट आता है, ठीक है ना। तो देखिए अम्लीय ज़्यादा होने से क्या होता है, इनामेल हल्का हल्का कम हो लगता है। और दांत की जो कमजोरी है वो होता है फ्लोरीन की कमी से। क्या होता है, फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से दांत क्या होता है, कमजोरी होता है। दांत का सबसे कठोर भाग कौन होता है, हमारा इनामेल। अब अंदर भाग क्या होता है, डेंटाइन। तो यह जो होता है ब्लैक रंग का होता है। ये इनामेल जो है यह बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट का 85% क्या बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। और जो बाकी जो 10% और 15% बचा हुआ है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम फास्फेट का 85% बना होता है और बाकी का 10% यानी कि 15% वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है।
दांत का सबसे बाहरी परत क्या होता है, इनामेल कहते हैं। अंदर भाग को कहते हैं डेंटाइल। इनामेल जो है वो अम्लीय से क्या होता है, संक्रमित हो जाता है, जिससे उसकी परत हल्का हल्का पतला हो जाती है। जब ये पतला हो जाएगी तो हम जब कुछ खाएंगे ना आइसक्रीम, तो हम लोग का हमको झनझनाहट की महसूस होगी। ठीक है, आप लोग जब सुबह सुबह होते हैं तो मुंह धोते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। देखिए ब्रश आप सोचिएगा कि जितना जोर से लगड़े उतना आपका मुंह साफ होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, वो दांत को कमजोर कर देगा। देखिए साफ करने का मतलब नहीं, दांत को बोलिए हम करते क्लीन, क्या कीजिए, दांत को क्लीन कीजिए, एकदम विस्तार यानी एकदम हल्का हल्का या स्लोली कीजिए। आखिर आपको दांत जब आपको रखने मजबूर, तो आप नीम का दतमन से धोइए। क्या कहिए, नीम का दतमन से धोइए। अब बोलेगा आपको कि देखिए पहली शताब्दी का आदमी जी रहा है, ऐसा बात नहीं है। नीम का जो दतमन है ये क्या होता है, ये कड़वा होता है। ये क्या होता है, कड़वा, यानी कि यह क्षार होता है। हमारे दांत में क्या होता है, अम्लीय आ जाता है खाने के बाद। तो ये अम्लीय जो है क्षार को क्या करता है, सॉरी क्षार जो है ये अम्लीय को खत्म करता है, जिससे हमारा दांत सुरक्षित होता है काफी बहुत दिन तक। आप देखते हो दादा दादी का दांत जो है अभी तक टिकाऊ होगा। क्यों, क्योंकि वो अभी तक भी नीम का दतमन होते हैं। आवाज करके बच्चा सब आके नीम का धोएगा तो यहाँ छिलाएगा और छिला जाएगा, तो खाने में दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग नीम का दतमन से धोइए, फायदा होगा। अब जिसको नहीं आता है धोना वो धोइए ब्रश से, लेकिन क्या कीजिए हल्का हल्का धोइए। ये नहीं कि आप सुबह उठे हम लगड़ दीजिए इससे तो पता चला कि हो गया दांत कमजोर। चलिए अब दांत के बारे में पढ़ते हैं अच्छी तरह से। देखिए ये जो दांत है हमारा आगे दांत है, ये जो चार गो है, इसे कहते हैं हम लोग इंसीजर। क्या कहते हैं इसे, इंसीजर, रंधक, सॉरी रंधक नहीं कहते इसे, रंधक। देखिए इंसीजर जो है ये हमारा 4 दांत होता है। इंसीजर क्या हमारा, ये 4 दांत क्या होता है हमारा, इंसीजर होता है, जो ये दांत आगे वाला है। ठीक है, इसकी संख्या 4 + 4 यानी कि 8 होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है ये दांत होता है, इसे कहते हैं मांस फाड़ने वाला। क्या कहते हैं, मांस फाड़ने वाला, मांस को फाड़ने वाला। एक बात और, आप देखिए ये जो दांत जो है ना, इसे कहते हैं केनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, केनाइन। अब ये देखिए केनाइन जो दांत है वो शाकाहारी जीव में नहीं पाया जाएगा। अब गाय को देखिएगा, आपको गाय में दांत नहीं मिलेगा। अब देखिएगा हाथी में, आपको हाथी में दांत नहीं मिलेगा। अब बोलिएगा कि हाथी का दांत ऐसा होता है, ऐसा निकला हुआ, तो ये जो निकला हुआ है ना ये इंसीजर है, ना कि वो केनाइन होता है। इसीलिए बोलते दांती का दिखाने का दांत कुछ और होता है, खाने का कुछ और। तो शाकाहारी जीव में केनाइन नहीं पाया जाएगा, और जो मांसाहारी होता है वो केनाइन उसमें पाया जाएगा। अब बोलेगा कि आदमी सर्वाहारी है। अब देखिए किसी को देखते होंगे कि वो मुर्गा नहीं खाएगा, मछली नहीं खाएगा, लेकिन वो अंडा खाएगा, एक अलग शाकाहारी है। एक देखते होंगे कि वो कुछ नहीं खाता है, लेकिन उसका झोर खाएगा, जो होता है ग्रेवी, वो अलग शाकाहारी है। एक देखते होंगे मंगल को नहीं खाएगा और सब दिन खाएगा। एक देखते होंगे अपना गाँव में नहीं खाएगा, गाँव के बाहर जाकर खाएगा, तो वो अलग शाकाहारी है। ठीक है ना, अब जैसा जैसा प्रकृति वैसा आदमी आ रहा है। तो देखिए केनाइन दांत जो है, ये दांत का होने का मतलब ये क्या है, मांसाहारी। क्या है, मांसाहारी। क्या है ये दांत का मतलब होने का क्या है, मांसाहारी, क्योंकि ये मांस को चीरने और फाड़ने के लिए काम आता है। इसकी संख्या 2 होती है +2 यानी कि = 4। इंसीजर, केनाइन। अब देखिए प्रीमोलर। ये देखिए प्रीमोलर जो है ये बेबी में नहीं पाया जाता है, यानी कि बच्चे लोग में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। अब बच्चे कौन, जो अभी जस्ट हुआ है, नहीं ऐसे बच्चा होता है उसका दांत आता है आगे वाला, अब ये पीछे आता है, तो बच्चे में प्रीमोलर नहीं आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बेबी में इनमें से कौन सा दांत नहीं आता है, तो अब क्या बताइएगा, प्रीमोलर जो है बेबी में दांत नहीं आएगा, यानी कि प्रीमोलर दांत बच्चा में नहीं आता है। ठीक है, ये चबाने के लिए और फाड़ने के लिए काम आता है प्रीमोलर। इसकी संख्या क्या होती है, 4 + 4 = 8। एक होता है मोलर, या प्रीमोलर के बाद का दांत है। ठीक है, इसकी संख्या होती है 6 + 6। अब देखिए एक होता है थर्ड मोलर, इसे कहते हैं अक्कल दांत। बूढ़ा आदमी कहते हैं हमारे गांव में ये दांत आता है तभी अक्कल आता है। ठीक है ना, तो ये कहाँ होगा, थर्ड मोलर, इसे बोलते हैं लास्ट दांत।
लेकिन ये जो होता है ये 24 या 25 बरस के बाद आएगा या नहीं आएगा, और किसी किसी का पहले आता है ये दांत। तो थर्ड मोलर का कोई इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए इसे कहते हैं अक्कल दांत, या 24 या 25 बरस के बाद आता है, ठीक है ना। अब देखिए इंसीजर, कैनाइन और प्री मोलर और मोलर। प्री मोलर जो है बेबी में नहीं पाया जाता है, यानी बच्चा में नहीं पाया जाएगा, और मोलर ये सब में पाया जाता है। अब हम लोग दांत पे बिल्कुल अच्छा तरह से आपको बताते हैं, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो फिर 1 मिनट। देखिए हम कोई आर्टिस्ट नहीं है, हमसे जैसा बना है हम बनाए, ठीक है। ये देखिए ये दांत हमारा इंसीजर हो गया, ये हमारा कैनाइन हो गया, ये हमारा प्री मोलर हो गया, ये हमारा मोलर हो गया। देखिए थर्ड मोलर हम क्यों नहीं बनाए, तो थर्ड मोलर बहुत ही कम लोग को आता है, ठीक है ना, इसलिए नहीं बनाए। इसमें भी क्या हो गया, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया, और ये हमारा मोलर हो गया, ठीक है ना। बेबी में प्री मोलर नहीं होता है, बेबी में प्री मोलर नहीं होता है। अब देखिए दांतों की संख्या, दांतों की संख्या यानी कि वयस्क मनुष्य में, यानी कि हम लोग में, यानी कि बड़े लोग में क्या होती है 21 और 23, 21 और 23। ये अब भूलिएगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बड़े लोग की दांतों की संख्या क्या होती है 21 और 23, और बच्चों लोग क्या होती है 2102। 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा तो थोड़ा निकाल देता हूँ। समझ आ रहा है। हाँ देखिए इसे कहते हैं इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्री मोलर, ये मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। बेबी में प्री मोलर नहीं पाया जाएगा, यानी कि बच्चा में प्री मोलर नहीं पाया जाता। ये आप दिमाग खोल के, आँख खोल के रख लीजिए। आखिर आपका एग्जाम में जब छूट गया तो आप सबसे बड़ा बदनसीब आदमी है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा। आपका शादी भी नहीं होगा फिर, आगे जाके छूट गया, क्योंकि प्री मोलर बच्चा में नहीं आता। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, ये आप क्वेश्चन जाके पूछ देख सकते हैं, दांत का क्वेश्चन या देख सकते हैं एग्जाम में जाके, प्रीवियस ईयर देख लीजिए। चलिए ये तो हमने दांत पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हम लोग, सॉरी दांत का कुछ और पढ़ना है हल्का सा। दांत एक होता है मिल्क दांत, दांत 2 प्रकार का होता है, एक होता है मिल्क दांत, इसकी संख्या 20 होती है, और एक होता है परमानेंट, परमानेंट दांत संख्या 12 होती है। ये देखिए ये जो 20 होती है ये 10 से 12 वर्ष के बाद ये दांत टूट जाती है, क्या होती है ये टूट जाती है, और फिर दोबारा हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो परमानेंट दांत है, ये जो परमानेंट है, आखिर एक बार यहाँ टूट गया, आखिर यह दांत एक बार जहाँ टूट गया तो दोबारा नहीं होगा। इसीलिए बोलता है जीवन काल में मनुष्य के दांत कितना होता है, ये होता है 52। कितना होता है 52। ये जो 20 है, ये जो पहले टूटा हुआ इसको भी जोड़ेंगे, और अभी का जो 20 हो गया नया 40 हो गया, ये 12, कितना हो गया 52 दांत। ये हमारे जीवन काल का दांत है। आखिर आपको एग्जाम में पूछेगा मनुष्य का दांत कितना होता है, आखिर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मारिएगा 32, आखिर ये रहेगा, इसको छोड़ के ये मारिएगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़िएगा जीवन काल बोला है तो, जीवन काल बोला है तो याद रखिएगा। दांत की जो कमी होती है, दांत किसी कमी से टूटता है तो ये टूटता है फ्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन की कमी से दांत हमारा क्या होता है टूटता है, फ्लोरीन की कमी से क्या हमारा दांत टूटता है, यानी कि दांत क्या होता है क्षरण होता है फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से क्या होता है दांत का क्षरण होता है। और अम्लीय, याद रखिएगा अम्लीय, ज़्यादा अम्लीय होने से दांत हमारा क्या होता है कमजोर होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लाल ग्रंथि के बारे में। देखिए पहले हम लोग जीभ के बारे में पढ़ लिए, जीभ पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हम लोग लाल ग्रंथि।
ठीक है। तो देखिए ये मिटा देते हैं। देखिए लाल ग्रंथि होती है 3 जोड़ी, क्या 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है आपका 3 जोड़ी। तीन जोड़ी देखिएगा, ये 3 है, ठीक है ना, ये 3 है, जोड़ी नहीं है। ये मिटा देंगे आप। लाल, हाँ सही है, लाल लिखा गया, लाल सॉरी। देखिए 3 जोड़ी ग्रंथि इधर होती है, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है ना। और ये ग्रंथि जो होती है शरीर के अंदर रहती है, ना कि बाहर रहती है। कैसा होगा ना, तो लड़ाई उड़ाई में ये ग्रंथि निकल के भाग जाएगा आदमी, कि लो अब खाना पचाओ, कैसे पचाता है। देखिए फर्स्ट ग्रंथि जो होती है, फर्स्ट ग्रंथि उसे कहते हैं पैरोडिड ग्लैंड, पैरोडिड ग्लैंड, पैरोडिड ग्रंथि। ये देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पैरोडिड ग्रंथ है। ये सांप जो होता है ना, सांप, ये सांप में ये ग्रंथि जो होता है ये जहर का थैला का काम करता है सांप में, और हम लोग में भोजन को पचाने या तोड़ने फोड़ने के लिए काम आता है। ये जो ग्रंथि जो है यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, केमिकल या केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक प्रक्रिया होती है पैरोडिड ग्रंथ। पैरोडिड ग्रंथि जो होती है यह रासायनिक प्रक्रिया होती है। देखिए यह दिन भर में, ये तीनों जोड़ी जो है दिन भर में 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर हमारा लार्वा उत्पन्न करता है, 1.5 लीटर लार्वा उत्पन्न करता है। पैरोडिड ग्रंथि जो होती है यह हम लोग में भोजन को पचाने में के लिए काम आती है, और यह भोजन को तोड़ने फोड़ने और केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल से खाना को पचाने में सहायक होती है। और दिन भर में ये 3 जोड़ी 1.5 लीटर उत्पन्न करती है। साथ में ये ग्रंथि जो है जहर का थैला का काम करती है। और देखिए इसमें आप विषाणु संक्रमित कर दे, विषाणु, तो क्या हो जाएगा, गलसुआ हो जाएगा, गलसुआ। अब देखिए, अब देखो गलसुआ क्या होता है। देखिए ऐसा डॉक्टर पट्टी देता होगा, ये बुंदा वाला यहाँ पे लगाने के लिए, तो विषाणुओं के द्वारा हमारा जो है पैरोडिड ग्रंथि संक्रमित हो जाती है, ठीक है ना। अब सेकेंड ग्रंथि क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड ये भी होती है, और एक होता है सबलिंगुअल, एक होता है सबलिंगुअल और एक होता है सबलिंगुअल। पहली ग्रंथि पैरोडिड ग्लैंड, फिर सबलिंगुअल और सबलिंगुअल। याद रखिएगा हमारे शरीर में यानी कि हमारे मुंह में यानी कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है। पहला हमारा पैरोडिड ग्लैंड, फिर सबलिंगुअल और सबलिंगुअल, सबलिंगुअल और सबलिंगुअल होती है। और ये विषाणुओं के द्वारा क्या होती है, गलसुआ नामक बीमारी होती है, जो हम लोग ऐसा पट्टी लगाने से ये सही हो जाएगा। चाहे हम लोग आग से भी सही ना, पानी से, गर्म पानी से, तो ये सही होता है, ठीक है ना। सेकेंड ग्रंथि कौन होती है हमारा, सबलिंगुअल, और थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये हमारा 3 ग्रंथि होती है जो खाना को रासायनिक रूप से पचाने में सहायक होती है। हमारा मुंह में जो होता है यानी कि हमारे मुख में 10% फिजिकल होता है और 90% केमिकल होता है। अब फिजिकल क्या है, तोड़ना फोड़ना वाला काम होता है फिजिकल। अभी देखिए, अभी हम लाए हथौड़ी और इसको दीवार में तोड़ दें तो ये क्या हो रहा है, ये फिजिकल हो रहा है। अब यहाँ पे लाए, एक आता है एसिड, क्या आता है, एसिड, रख दे, जिससे दीवार क्या होगा, कमजोर होगा। अब दिखाते हैं आपको, जैसे आप ट्रेन जाइए, आप जाइए कभी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे जाइए कोना साइड में आपको मिलेगा टॉयलेट करने का जगह, तो वहाँ पे देखिएगा आदमी टॉयलेट करते करते दीवार गिरा दिया है, तो वो क्या होता है, यो क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। तो अमोनिया हमारा पेट से ही उत्सर्जित होता है। देखिए जब हम लोग पेट से जब पानी होता है ना शरीर के अंदर, तो वो क्या होता है, अमोनिया होता है। लेकिन लीवर जो उसका है, लीवर जो है वह उसको यूरिया में बदल देता है, क्योंकि अमोनिया खराब होता है। और जब हम लोग टॉयलेट कर देते हैं तो 2 घंटा के बाद जो यूरिया है वो अमोनिया में बदल जाता है, ठीक है ना। तो वही जो है वो क्या है, वो केमिकल प्रक्रिया हो रहा है। ये जो अमोनिया जो है वो दीवार को क्या कर रहा है, अंदर अंदर कमजोर कर रहा है, तो वो अमोनिया प्रक्रिया से वो दीवार को तोड़ देगा, ठीक है ना, यानी कि केमिकल प्रक्रिया से। तो हमारा मुंह में जो है 90% जो है वो केमिकल प्रक्रिया होता है, और 10% क्या होता है हमारा, फिजिकल प्रक्रिया होता है, यानी कि तोड़ फोड़। और फिजिकल प्रक्रिया करता कौन है, हमारा दांत करता है, और केमिकल प्रक्रिया कौन करता है, हमारा ग्रंथि यानी कि एंजाइम करता है। याद रखिएगा, एंजाइम,
अब देखिए इन्हीं ग्रंथि में कुछ और भी पढ़ने का है। देखिए फर्स्ट एग्जाम को आप देखिए, हम लोग पढ़ते हैं फिर से। देखिए हम लोग ने पढ़ा ग्रंथि होती है 3 जोड़ी, पैरोडियल, सबलिंगुअल और सबलिंगुअल। अब एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये जो है ये हम लोग को कीटाणु को मारने के लिए दांत में सहायक होता है, कीटाणु को मारने के लिए। अभी देखिए आप आपकी 5 दिन में नहीं सोइएगा ना तो आपके मुंह में कीटाणु उत्पन्न नहीं होगा। आपके अब 4 दिन में नहीं सोइएगा तो आपके मुंह में कीटाणु उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अब जरा सा भी सो गए तो लाइसोजाइम बनना क्या होता है, बंद हो जाता है। क्या होता है, ये बंद हो जाता है, तो हमारे मुंह में कीटाणु आ जाता है, ठीक है ना। तो लाइसोजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम का काम क्या है, कीटाणु को मारना। एक होता है म्यूलिन। देखिए म्यूलिन को आप भी लोग अच्छा से देख सकते हैं। आप लोग रोटी खाइए और रोटी चिबाइए और रोटी को निगलिए मत, आप उसको अपने हाथ में ले लीजिए और रोटी देखिए ना वो चट करेगा, यानी कि एकदम लस करेगा। तो वो क्या है, म्यूलिन जो है वो भोजन को चिपचिपा कर देता है, भोजन को छिपा कर देगा। क्यों, क्योंकि निगलने में हम लोग को आसानी हो, क्या हो, सहायक हो, हम लोग को भोजन को निगलने में आसानी या सहायक हो। एक होता है टाइलिन, एक होता है डायस्टेज। ये देखिए ये 2 ग्रंथि का काम एक ही है। क्या है, मंड को पचाना। मंड क्या है स्टार्च को पचाना। स्टार्च क्या है, पचाते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, आप लोग रोटी को चालते होगे, आटा को पहले ऐसे चालते होगे तो उसके ऊपर कुछ परत हल्का बैठ जाता होगा चलने के ऊपर, तो वो क्या है, स्टार्च यानी कि चोकर है। तो वो चोकर जो है हम लोग शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं उसे, कार्बोहाइड्रेट उसे कहते हैं। तो डायस्टेज और टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी मंड को पचाने के लिए सहायक होता है, बहुत ही सहायक होता है। क्योंकि हम लोग को कार्बोहाइड्रेट शरीर में बहुत ही जरूरी चाहिए, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए लाइसोजाइम का काम क्या है, कीटाणु को मारना। म्यूलिन का काम क्या है, भोजन को चिपचिपा करना। टाइलिन और डायस्टेज का काम क्या है, मंड यानी कि स्टार्च को पचाना। क्या है, मंड यानी स्टार्च को पचाना। आखिर यहाँ पे मंड स्टार्च नहीं पचे तो फिर क्या होगा, फिर हमारा पचेगा पेट में, फिर पचेगा छोटी आंत में, फिर पचेगा बड़ी आंत में, ठीक है ना। सॉरी, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ पानी क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है, यानी कि वाटर में अवशोषण होता है। पानी क्या होता है, पानी का बड़ी आंत में होता है अवशोषण। छोटी आंत में हमारा भोजन जो है वो पूर्णतः पच जाता है, ठीक है ना। ये हमारा ग्रंथि हो गया। और दिन भर में ये सब हमारा 1.5 लीटर 1/2 यानी कि 1.5 लीटर लार्वा उत्पन्न करता है। क्या करता है, किसी का लार्वा देखते होंगे बहुत ज़्यादा होगा तो जब वो सोएगा ना तो देखिए उसका तकिया पर लार्वा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लार आ जाएगा। तो वो क्या करेगा, बेकार लगता है, ठीक है ना। लेकिन बच्चा लोग को ये लार्वा बहुत इतनी जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा लोग यानी कि बेबी लोग वो कुछ भी उठा के मुँह में ले लेता है, ठीक है ना। तो ये लार्वा जो जब ज़्यादा होगा तो वो कीटाणु को मारेगा। अभी जैसे देखिए एक बॉल पड़ा है मट्टी में, उसको उठा लेगा तो इस बॉल में कितना कीटाणु है कि नहीं। देखिए आप बच्चा को देखते होंगे लार निकलते रहता होगा एनी टाइम, इसलिए उसकी मम्मी जो है यहाँ पे कपड़ा बांध देती है, देखते होंगे आप बच्चा बेबी लोग को। तो बेबी लोग को लार्वा बहुत ज़्यादा आता है और बड़े लोग को नहीं आता है, लेकिन किसी का आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्राकृतिक चीज़ है। चलिए हम लोग पढ़ लिए हैं लाल ग्रंथि के बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली क्या है, देखिए ग्रास नली पहले हम लोग पढ़ते ग्रास। देखिए ये हमारा पेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा ग्रास नली है, ठीक है। ये कर्मा कुचन होता है। क्या होता है ये, कर्मा कुचन, मतलब भोजन यहाँ पे पाचन नहीं होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है तो क्या बोलिएगा, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। यह एक नली कुमा संरचना होती है जहाँ पे भोजन सिर्फ नीचे जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है जी, कितना होगा लंबाई का, इसका लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, समझिए 8 से 10 मीटर यानी कि 12 फीट तक इसका लंबाई होगा। क्या होगा, ग्रास नली का लंबाई ज़्यादा होगा। और शाकाहारी भोजन शाकाहारी जीव में ये ज़्यादा लंबा होता है,
ग्रास नली शाकाहारी जीव में ज़्यादा लंबा होता है। बताइए आप लोग कि किस में ज़्यादा लंबा होगा? सबसे ज़्यादा शाकाहारी जीव कौन है जिसका ग्रास नली सबसे लंबा होगा? तो ये है कौन? कौन है? जिराफ। हाँ, ये जिराफ है। कौन है? जिराफ। जिराफ में सबसे लंबा होती है क्या? ग्रास नली। अब देखिए ग्रास नली में क्या होता है, भोजन को देखते हैं हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए जब यहाँ पे भोजन आएगा, क्या आएगा? भोजन आएगा तो यहाँ पे एक नली होती है। क्या होती है? ये नली भोजन और वायु की नली जब एक ही होती है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ जाके यहाँ पे होता है एक इपोग्लोटिस। क्या होता है यहाँ पे? इपोग्लोटिस। जो जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये एयर को बंद कर देगा और चल जाएगा पेट में, ठीक है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये इसको बंद कर देगा। इसीलिए हमारे बोलते हैं सर, खाना खाने समय आदमी को नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना और खाना भी खा रहे हैं तो एयर बैग यहाँ पे खुल जाएगा और गलती से भी भोजन चला गया तो हम लोग को मृत्यु हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक डायफ्राम होता है। क्या होता है यहाँ पे? डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। जैसे हमारा भोजन इस एयर बैग में चल जाएगा, यहाँ पे क्या होता है? एयर बैग। और यहाँ पे क्या है? ये फेफड़ा है। क्या यहाँ पे? फेफड़ा है। जैसा ही हमारा एयर बैग में भोजन चल जाएगा तो क्या होगा? दिमाग यहाँ पे तुरंत देगा आदेश, मालिक देखिए क्या हो गया, मैटर हो गया। ये डायफ्राम जो है जब झटका देगा, जोर लगा कि हैया, तो ये भोजन चल जाएगा ऊपर, जिससे आदमी को हिचकी आती है। इसलिए बोलते हैं आदमी को खाने समय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एयर बैग और भोजन का जाने का रास्ता एक ही होता है। यहाँ पे ढक्कन होता है जिसका नाम क्या है? ढक्कन का नाम है इपोग्लोटिस। इपोग्लोटिस इस ढक्कन का नाम होता है। इसीलिए खाने समय हम लोग को बातचीत नहीं करना चाहिए। और देखिए सब बोलता है कि हिचकी आने का बाद क्या होता है? आदमी को बहुत याद आता है। ऐसा बात नहीं, याद कुछ नहीं होता, ठीक ना। ये क्या होता है? गलती से भोजन एयर बैग में चल जाएगा तो हम लोग को ये जो डायफ्राम है ये देता है झटका। क्यों देता है? क्योंकि एयर बैग में सिर्फ हवा जाएगा ना कि भोजन जाएगा। इसीलिए ये क्या है? डायफ्राम जो है ये देता है झटका, जोर लगा के हैया, तो ये भोजन निकल जाता है बाहर भैया, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका हो गया ग्रास नली के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे उदर गुहा। अब उदर गुहा क्या है? ये हमारा पेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट। आज हम लोग पढ़े हैं लाल ग्रंथि, जीभ और दांत के बारे में और ग्रास नली के बारे में। एक चीज आपको आप पढ़ाना भूल गए इसी में। देखिए आप लोग देखते होंगे जब हमारा ये जो हमारा मुंह होता है, ठीक है ना, ये मुंह होता है, यहाँ पे जो ग्रास नली है यहाँ पे एक टॉन्सिल होता होगा, यानी कि जो एक घंटा से लटकता हो, घंटा टन टन, वो बजता नहीं घंटा, इसको बजाइएगा मत। देखिए ये जो घंटा होता है, ठीक है ना, ये जो है ये नीचे क्यों होता है पता है? क्योंकि भोजन का जाने का रास्ता नीचे होता है। जब हम लोग सोते हैं ना तो ये घंटा लंबा हो जाता है, कभी कभी किसी का, हर कोई का नहीं होता है, ये लंबा हो जाएगा। जैसे ही लंबा हो जाएगा, जब हम रात को सोने समय सांस लेंगे तो ये सांस हमें आता है जैसे नाक के द्वारा, तो ये घंटा से टकरा के जाएगा, हवा बाहर निकलेगा, जिससे खराटा की आवाज़ आती है। खराटा की आवाज़ आती है। तो भारतीय में यानी कि इंडिया में ये आम बात है, लेकिन अब अमेरिका में इसे क्या करता है? इलाज करवा देता है, क्योंकि ये खराब मानता है। क्या मानता है? ये खराबी यानी कि बीमारी मानता है इसको, घंटा को। देखिए किसी का घंटा इतना होता है, लेकिन जब वो सोएगा ना तो हल्का लंबा हो जाएगा। सबका नहीं होता है, किसी का। 100 में 2 आदमी क्या हो जाएगा? 100 में 2 ही आदमी का ऐसा होता है। जब वो सांस लेगा सोने समय तो क्या होगा? जब वो टकराएगा तो क्या आएगा? खराटा की आवाज़ आएगी। क्या बोलते हैं इसको? टॉन्सिल। ये घंटा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग पाचन ग्रंथि पूरा बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे पेट के बारे में, फिर पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, फिर पढ़ेंगे बड़ी आंत के बारे में, फिर आपका इसका क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। चलिए निकलते हैं, और कल हम लोग बिल्कुल इसी टाइम पे वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। चलिए मिस्टर स्टडी रूम पे आपका स्वागत है, ठीक है ना। कल भी रहेगा स्वागत, और हर साल और हर दिन और हर महीना स्वागत रहेगा। जरा सा भी दिक्कत आपको होता है इस चैप्टर से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है।